चलिए, तो आज हम लोग लास्ट ईयर जो 8 बोर्ड जैक द्वारा लिया गया था 2022 में, आपसे एक बैच पीछे के बच्चों ने जो परीक्षा दी थी उसका जो प्रश्न पत्र था उसके उत्तर क्या होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो विज्ञान का ही है और विज्ञान में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका विज्ञान में 51 से शुरू था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर विज्ञान में कितने से शुरू था? 51 से। तो 51 से 100 तक जो क्वेश्चन थे, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाने एक विषय से, तो 100 तक जो प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर वो क्या क्या था उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 साइंस का जो पहला क्वेश्चन था, प्रश्न पूछा है बल से। ये प्रश्न है बल का, अब विकल्प दिया गया है क्या? केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, ध्यान से देखो। दूसरा, केवल दिशा होती है। तीसरा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब उत्तर जिनको आता है कि हम उत्तर दे सकते तो अपने हाथ खड़े करेंगे। चलिए, केवल दिशा। और कोई? परिणाम और दिशा दोनों। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई? केवल परिणाम होता है। ठीक, बैठो। अभी जो आपने उत्तर दिया है उसमें से राजमुनि का उत्तर सही है, बाकी आप लोगों का उत्तर गलत है। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या उत्तर होगा? परिणाम और दिशा दोनों। परिमाण या परिणाम, यहाँ एक्चुअली प्रश्न में भी गलत प्रिंटेड है, ये होना चाहिए परिमाण। क्या होना चाहिए? परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा और दिशा दोनों ही होती है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे अदिश और सदिश राशि, ठीक है, अदिश और सदिश राशि। सदिश राशि वैसी इकाइयों को कहा जाता है जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, ठीक है। तो बल क्या है कि वो एक सदिश राशि है। बल में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, सेकंड क्वेश्चन था विज्ञान का। दाब का मात्रक है। आपने ऑलरेडी इस पर बात किया है, हमने पिछला सीरीज जो वीडियो बन रहा था। तो दाब का मात्रक है, विकल्प देख लीजिए, पास्कल, ये इसको देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दूसरा है 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। क्या उत्तर होगा इसका? पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? 1 और 2 दोनों। क्या सही है? बिल्कुल सही है। देखो, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको दोनों ही विकल्प इसमें सही हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छकाने के लिए पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या होगा, इधर ये होगा या ये होगा, तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। क्लियर है? अगला प्रश्न था आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ा है आपने ध्वनि में। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? पहला है विकल्प मीटर, दूसरा सेकंड, तीसरा हर्ट्ज और चौथा है मीटर प्रति सेकंड। क्या उत्तर होगा? हर्ट्ज। तो इसका प्रश्न तो ये आसान है, इसको याद रखिएगा कि आवृत्ति की मात्रा क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन पेपर में था। ध्वनि संचरित होती है। संचरित होना मतलब प्रसारित होना, ध्वनि चलना, ध्वनि का चलना, ध्वनि का आगे बढ़ना। किस किस माध्यमों में ध्वनि जो है वो चलती है? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा विकल्प है ठोस, द्रव, गैस तीनों में। क्या उत्तर होगा? ठोस, द्रव, गैस तीनों में। वेरी गुड। तो ध्वनि जो है वो तीनों ही माध्यम में संचरित होती है ना, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। बल क्या कर सकता है ना? बल क्या कर सकता है मतलब किसी वस्तु पर अगर बल आरोपित होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पहला है गति को बढ़ाता है, दूसरा है गति को घटाता है, तीसरा वस्तु के आकार को बदलता है
और इनमें से सभी, चौथा विकल्प क्या है, इनमें से सभी। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, बल क्या कर सकता है, गति को बढ़ाता है। चलिए आप लोग को क्या बोलना चाहते हैं, इनमें से सभी। इनमें से सभी, यही सही है। बल गति को बढ़ाता भी है, और अगर गति के विपरीत दिशा में लगा दे जाए तो गति को क्या होगा, घटाएगा भी। जैसे ब्रेक क्या काम करता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। तो ब्रेक जब लगता है, या घर्षण बल को भी ले लें, तो घर्षण बल जब लगती है तो गति के विपरीत लगती है, तो क्या होता है, गति धीरे धीरे कम हो जाती है, तो गति को घटाता भी है। तीसरा है वस्तु के आकार को बदलता है। अगर कोई वस्तु का कोई आकार है, उस पर अगर बाहरी बल हम आरोपित करें तो उस वस्तु का आकार बदलेगा कि नहीं, बदलेगा ना। मान लीजिए कि रबड़ का टुकड़ा है, उस पर बल लगा करके खींचेंगे तो वो लंबा होगा। इसका क्या मतलब है कि बल उस पर कार्य कर रहा है, तो उसकी आकृति बदल रही है। तो इसमें क्या है कि बस बल जो है गति को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, और वस्तु के आकार को भी बदलता है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से जब हम पानी खींचते हैं तो कैसा बल होता है, आकर्षण, अभिकर्षण, दोनों अथवा कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं, आकर्षण, अभिकर्षण, दोनों और कोई नहीं। क्या उत्तर होगा इसका, दोनों जी, कोई नहीं। दोनों, कोई नहीं। आप लोग का क्या है, अभिकर्षण। वेरी गुड। इसका आंसर है अभिकर्षण, इसका आंसर है अभिकर्षण। अब समझो, आप बल जो है जब 2 दिशाओं से लगती है तब उसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, या तो वो अभिकर्षण होता है या अपकर्षण होता है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम धकेल रहे हैं और वो वस्तु अगर दूर जा रही है तब वहां कौन सी क्रिया होगी, अपकर्षण की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं और अगर वो वस्तु सामने आ रहा है, ठीक है, पास आ रही है वो वस्तु, तब कौन सी क्रिया होगी, अभिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ जब हम कुएं से पानी को बाहर की तरफ खींचते हैं तो बाल्टी क्या होता है, हमारी तरफ आता है ना, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अभिकर्षण की क्रिया होगी। अभिकर्षण बल का ही उदाहरण है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57। अगला प्रश्न है, भार का मात्रक है ना, वेट, भार का मात्रक है। विकल्प देखते हैं, पहला न्यूटन, दूसरा किलोग्राम भार, तीसरा 1 और 2 दोनों, तीसरा क्या है 1 और 2 दोनों, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका, भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या होगा, नंबर 1 एवं 2 दोनों। चलिए, सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। अब बताओ कोई कि कैसे, 1 और 2 दोनों कैसे। पहला तो है न्यूटन, ध्यान रखना, न्यूटन जो है बल और भार दोनों का मात्रक है, बल और भार दोनों का मात्रक। ठीक है, प्राथमिक या छोटी इकाई में भार का मात्रक न्यूटन होता है ना, लेकिन उसकी बड़ी इकाई का जब बात करते हैं तो भार का मात्रक किलोग्राम में होता है। इसको समझिए, 1 किलोग्राम बराबर 9.81 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन होता है। इसका मतलब है कि न्यूटन किलोग्राम भार में ही है, किलोग्राम भार में ही क्या है, न्यूटन समाहित है, इसलिए न्यूटन और किलोग्राम दोनों ही इसके मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न में कहीं न्यूटन ही अगर अकेला दिया हुआ है, किलोग्राम भार नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा उत्तर, अगर न्यूटन नहीं दिया हुआ है, किलोग्राम भार दिया हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है, और दोनों दिया हुआ है तो दोनों ही होगा। अगला प्रश्न है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं कब। परिस्थिति दी गई है, पहला है सदैव, दूसरा है कभी कभी, तीसरा है विशेष दशाओं में, और चौथा है कभी नहीं। क्या होगा उत्तर इसका, आपतन कोण और परावर्तन कोण कब बराबर होते हैं,
विशेष दशा विशेष दशा। आप लोग क्या कहें? हैं? सदैव का मतलब समझते हो? हमेशा। ठीक है। तो प्रकाश, जब हम परावर्तन की क्रिया पढ़ते हैं प्रकाश में, तब वहां हम देखते हैं कि प्रकाश जब परावर्तित होती है किसी सतह पर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। I = R, आप लोग पढ़े हो? जी हाँ। ठीक है ना? तो इसमें कोई विशेष दशा नहीं होती है, सिर्फ एक ही दशा होती है कि वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो याद रखना, हमेशा या सदैव एक ही शब्द है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं। जब हम किसी अदीप्त मतलब बिना जले हुए वस्तु को, जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, ऐसे वस्तु को हम देख सकते हैं जब उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर क्या होगा? आंखों तक पहुंचती है। दूसरा है, प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों की ओर परावर्तित होती है। तीसरा, उससे पूर्णतः आर पार गमन करती है। और चौथा है, उसमें पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो कैसे हम उसको देख पाते हैं, है ना? इसी के लिए अलग अलग विकल्प दिया है। क्या उत्तर होगा इसका? जी, उसमें हमारी आंखों की ओर परिवर्तन। और इसी को स्पष्ट ठीक से पढ़ो। ये बोल रही है ना? जी हाँ। तुम लोग क्या बोल रहे हो? जी, 1 नंबर। 1 नंबर। ये आप क्या होगा? राजमणि का उत्तर अलग सही है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, अब समझो, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ेगी, अदीप्त है, इसका मतलब है कि उसका अपना तो कोई प्रकाश होगा नहीं, होगा? कोई प्रकाश नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? सूर्य से आएगी, और इस सूर्य की प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ेगी। अब वस्तु पर जब पड़ेगी तो 2-3 चीजें होती हैं। या तो वो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, या वो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, अथवा अंशतः परावर्तित करता है, या प्रकाश उससे आर पार चली जाती है, या फिर क्या होता है कि प्रकाश को वो अवशोषित कर देता है। ठीक है। तो चूंकि वो अदीप्त है, तो उससे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, उससे प्रकाश निकलेगा? वो जल नहीं रहा है तो प्रकाश कहाँ से निकलेगा? तो पहला उत्तर तो यही खत्म हो जाता है। दूसरा विकल्प है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होती है प्रकाश उससे हमारी आंखों की ओर प्रभावित होती है। तो किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित होकर के एक दिशा पर चलती है, और वो परावर्तित किरण अगर हमारी आंखों पर पड़ती है और उसका जब प्रतिबिंब हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम उस वस्तु को देखने में समर्थ हो पाते हैं, उसको देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई चीजों को देख रहे हैं, तो प्रकाश किसी न किसी स्रोत से इस पर पड़ रहा है। प्रकाश पड़ने के बाद ये हमारी आंखों पर आ रहा है, और आंखों पर आने के बाद इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। क्लियर है? तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होती है। ठीक है। एक ही दिन अगर हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज 10 प्रश्नों को ले रहे हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 60। नेत्र का वह भाग जिसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखो, नेत्र का वह भाग जो नेत्र में इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। समझ रहे हो प्रश्न? हमारी आंखों में, हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है ना, तभी तो हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो उसको नियंत्रित कौन करता है? कौन प्रकाश कम होगा, ज्यादा होगा, कितना आएगा, उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है, आइरिस, दूसरा कॉर्निया, तीसरा लेंस, चौथा रेटिना। ठीक है, बताइए क्या होगा उत्तर? लेंस और रेटिना। और सब कोई बता दो एक करके, तब तो खत्म ही हो जाएगा। इसका उत्तर होता है आइरिस। इसका क्या उत्तर होता है? जिसको हम लोग हिंदी में पुतली कहते हैं। देखो, आंख की पुतलियों को कंट्रोल करने के लिए
कुछ मांसपेशियां जो है वो लगी रहती है, कुछ मांसपेशियां लगी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस यहाँ पर और यहाँ पर कुछ मांसपेशियां लगी रहती है, ठीक है, जो आइरिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो आइरिस है, आइरिस क्या करता है कि लेंस से पुतली से लगे मसल्स होते हैं, तो पुतली को क्या करता है कि वो या तो फैलने के लिए स्वतंत्र करता है या सिकुड़ने में मदद करता है। जब प्रकाश बहुत अधिक प्रवेश करता है तो उसको रोकना है ना, तब क्या करना होगा? उसको सिकुड़ना होगा, ठीक है, पुतली को सिकुड़ना होगा, तब आइरिस उसको मदद करेगा सिकुड़ने में। और जब प्रकाश कम प्रवेश कर रहा है, जैसे अंधेरे का क्षेत्र है, तो उसमें क्या करना होगा? पुतली को फैलना पड़ेगा, तब ना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आएगा। तो ऐसी स्थिति में आइरिस ही पुतली को क्या करता है? फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो ये आंखों में आने वाले प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? कॉर्निया तो लेंस से लगा हुआ जो रंगीन भाग है हमारी आंखों में, वो कॉर्निया है। जब सबसे ज्यादा हिस्सा आंख का वो कॉर्निया होता है। उसके बाद लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है, और रेटिना वो पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमारी आंखों पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। याद रखना, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधे प्रश्न पूछे कि हमारे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका उत्तर क्या होगा? रेटिना। तो सबका सभी अलग अलग भाग हैं, सबका अलग अलग कार्य है। क्लियर है? तो बाकी के प्रश्न हम लोग दूसरे वीडियो में लेते हैं। ठीक।